What happened on 26/11? Who was behind it? What is the main reason behind this attack? Why did it happen? 26/11 26/11 के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना तो होगा ही, पर आखिर उस दिन हुआ क्या था? इस सब की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इन सब टेररिस्ट को एक जगह लाया कहाँ गया? और ये सब प्लानिंग शुरू कब हुई? जब अटैक 27 सितंबर को होने वाला था, तो उसे पोस्टपोन करके 26 नवंबर को क्यों कर दिया? हर एक छोटी से छोटी डिटेल आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। सो स्टे टिल द एंड to know a complete detailed information. कहानी शुरू होती 1971 में। पाकिस्तान में एक मिलिट्री कॉलेज है जिसका नाम कैडेट कॉलेज हसन अब्दुल्ला, जिसमें कई सारे बच्चे तो पढ़ते थे, पर उसमें से हम सिर्फ दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों का 26/11 से अटैचमेंट। तो ये दो बच्चे, एक का नाम था दाऊद हुसैन राना, दूसरे का नाम था दाऊद सईद गिलानी। अब ये दोनों सेम बैच और सेम विंग में होने की वजह से दोनों अच्छे दोस्त थे। अब इन दोनों में से जो दाऊद हुसैन राना है वो पाकिस्तान मिलिट्री में ऐसे डॉक्टर ज्वाइन करता है। उसके कुछ सालों के बाद वो एक कैनेडियन सिटीजन से शादी करके कनाडा शिफ्ट हो जाता है। वहाँ जाकर वो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस के नाम से एक वीजा कंसल्टेंसी एजेंसी ओपन करता है। इसके बाद कुछ ही सालों के अंदर वो टोरंटो, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे कई सारी जगहों पे अपने न्यू ब्रांच ओपन करता है। अच्छा डेवलपमेंट है। अब सुनो, स्कूल फ्रेंड दाऊद सईद गिलानी, इसके फादर ने एक यूएस की सिटीजन को शादी की थी एंड शुरुआत में उसकी माँ उसके साथ पाकिस्तान में ही थी, पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो पाकिस्तान छोड़ के यूएस वापस चली। अब ये जो दाऊद सईद गिलानी है, इसका कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर था कि एक आई ब्लू और एक आई ब्राउन थी। इसकी वजह से ये पाकिस्तानी लोगों में अलग से दिख के आता। अब 7 इयर्स तक दाऊद सईद गिलानी पाकिस्तान में ही रहता है। उसके बाद अपनी माँ के पास यूएस चला आता है। यूएस आने के बाद उसका जो दिमाग है नारकोटिक्स की तरफ फोकस करता है। इसके वजह से वो 2 बार जेल भी जा चुका है। अब इसके बाद 2001 में दाऊद सईद गिलानी का जो माइंड का फोकस था वो नारकोटिक्स से हटकर कुछ अलग करने का था। अब उसी टाइम पे दाऊद सईद गिलानी लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद से कांटेक्ट था। अब हाफिज सईद से दाऊद सईद गिलानी तब एक ऐसे टाइम पे कांटेक्ट में आता है जब हाफिज सईद ने इंडिया के ऊपर ऑलरेडी कई सारे अटैक कर चुका था एंड अब वो कुछ नया कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। एंड 2002 में हाफिज सईद ने दाऊद सईद गिलानी को पाकिस्तान बुलाया एक दावत में, जिसे वो एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के थे। एंड जैसे ही वो सारा प्रोग्राम और सारी ट्रेनिंग को उसने कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद उसे एक लश्कर तैयबा में फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग में उसे एक हाई पोस्टिंग मिली। हेड कर रहा था साजिद मीर ने दाऊद सईद गिलानी से कहा कि अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, तुम एक बड़े मकसद के लिए चुने गए, तुम फिलहाल यूएस वापस जाओ, अपना नाम, अपनी आईडी, अपना पासपोर्ट चेंज करो एंड तब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हम तुम्हें वापस बुलाएंगे। देन इसके बाद जैसे ही उन्होंने दाऊद सईद गिलानी को कहा, तो दाऊद सईद गिलानी एज पर द प्लान उन्होंने जैसा कहा वैसे ही फॉलो करके यूएस वापस आकर अपनी माँ का सरनेम से एक अपना न्यू आईडी जनरेट करता, डेविड कोलोवन हेडली के नाम से। एंड वो इस आईडी से अपना एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया एंड उसे पासपोर्ट मिल भी जाता है। इंडियन एजेंसी का ये मानना था कि इसमें पाकिस्तान की आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यूएस जैसे कंट्री में आईडी चेंज करना एंड आईडी के नाम पे पासपोर्ट चेंज करना, वो भी एक ऐसा आदमी जो कि ऑलरेडी 2 बार अरेस्ट हो चुका है नारकोटिक्स के केस में, इज इम्पॉसिबल। अब दाऊद सईद गिलानी तो लश्कर तैयबा में आ चुका था। अब जब ये आ गया तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त को भी बुला लूं, दाऊद हुसैन राना को। तो इसने दाऊद हुसैन राना से भी कांटेक्ट किया और उसे सारे लश्कर तैयबा की सारी इंफॉर्मेशन दी, हर एक डिटेल शेयर किया एंड उसे भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया। क्योंकि अब इस बीच में पाकिस्तान के अंदर लड़कों को रिक्रूट किया जा रहा था। 10 क्राइटेरिया क्या था? जो कि जवान हो, जो शादीशुदा हो, अनमैरिड हो
जिसके परिवार में कोई ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और मेनली जो अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा ना हो, ऐसे लोगों को वो ढूंढ कर चुन कर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने 32 मेंबर्स को कलेक्ट किया था। अब बिना ट्रेनिंग के लश्कर तैयबा तो अटैक को भेजेगा नहीं। तो लश्कर तैयबा के 3 सबसे टफेस्ट फेज है। तो लश्कर तैयबा अपनी ट्रेनिंग 3 फेज में करता है। पहला फेज जो जिसका नाम है दौराए सूफा, जो कि 21 डेज का होता है। अब जो बच्चे इस फर्स्ट फेज में क्वालिफाई होते हैं उन्हें एक लेटर मिलता है कि अब सेकेंड फेज ऑफ ट्रेनिंग दौराए अम्मा के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो, आप आ सकते हो। अब ये सेकेंड फेज भी 21 डेज का होता है। अब जब ये 21 डेज होने के बाद, इनका सेकेंड फेज होने के बाद, जो गिने चुने बच्चे हैं इन्हें वो 1 वीक के लीव देते हैं, 1 वीक की हॉलीडे देते हैं। वो 1 वीक की हॉलीडे के बाद जैसे वो वापस आते हैं थर्ड फेज के लिए, थर्ड फेज बहुत ज़्यादा टफेस्ट फेज होता है। उसमें 60 आवर्स के लिए वो लोग माउंटेन पे भेजते हैं बिना खाना पानी के, उन्हें सर्वाइव करने और टफेस्ट ट्रेनिंग देते हैं 1.5 मंथ के लिए। ऐसा 3 फेजेस तक ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद 10 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है और 10 मेंबर्स को सेलेक्ट करके उन्हें अटैक के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अटैक के लिए प्रिपेयर करने के बाद मिलिट्री सिस्टम में एक बड़ी पेयर होता है जिसमें 2 मेंबर्स को असाइन करते हैं एक ग्रुप के लिए, मतलब एक पेयर, बड़ी पेयर। इसी तरह इन 10 बच्चों को भी 5 पेयर में डिवाइड कर दिया। इन 10 मेंबर्स को ट्रेन के थ्रू कराची भेजते हैं अपने अटैक की नेक्स्ट प्लानिंग माउंट कर। 13 सितंबर को ज़कीर रहमान आता है और आकर कहता है कि 27 सितंबर को रोज़ा है और उस दिन अटैक होगा। तो सारे बच्चे खुश हो गए थे कि चलो अब वो दिन आ गया जिसे हमें बेसब्री का इंतजार था। कैन यू इमेजिन, बच्चे अटैक करने के लिए, टेररिज्म के लिए इतने एक्साइटमेंट है, मतलब किस लेवल का उनका ब्रेन वॉश हो चुका था। तो पता चलता है कि 27 सितंबर को अटैक करने वाले हैं ये लोग। देन तभी इस बीच में रॉ के इंटेलिजेंस को ये इंटर मिलती है कि इस पीरियड में कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया में। देन मुंबई और दिल्ली सबसे हाई अलर्ट पे होते हैं ये टाइम पे। देन लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटर्स ने इस ऑपरेशन को फिलहाल के लिए ब्रेक दे दिया कि कुछ दिन के लिए थम जाओ, रुक जाओ। अब फिर 21 नवंबर को ज़कीर रहमान वापस आता है और कहता है कि 26 नवंबर को अटैक होगा और ये अटैक फाइनल होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर 10 बच्चों को इंडियन कपड़े, हाथों में कलावा पहनाया जाता है, इंडियन मोबाइल्स और सिम भी दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इंडिया जाकर ही इन मोबाइल्स को एक्टिवेट करना है। फिर कुछ पैसे, सैटेलाइट फोन्स और फेक आईडीज भी प्रोवाइड की जाती है, एक्सेट्रा बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है। एंड 22 नवंबर को सुबह 7 o'clock को वो लोग एक छोटी सी बोट में बैठकर रवाना हो जाते हैं। वहाँ से 1 आवर to 2 आवर्स जर्नी करने के बाद उन्हें एक बड़ी बोट दिखती है जिसका नाम है अल हुसैनी। उस अल हुसैनी बोट में ये सभी 10 मेंबर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वहाँ से ट्रैवल करने के बाद 23 नवंबर को उन्हें एक इंडियन बोट दिखती है। 23 नवंबर को रात के 12 बजे उन्हें एक छोटी सी इंडियन बोट दिखती है जिसमें 4 लोग थे। उन्होंने इन 10 बच्चों ने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया कि हमारी चेन की बेल्ट टूट गई है, हमें आपकी हेल्प चाहिए इसे ठीक करने के लिए। देन जैसे ही वो बोट हेल्प के लिए पास आती है तो ये 10 बच्चे वो छोटी बोट में आ जाते हैं और 4 में से 3 मार देते हैं एंड एक को रखते ताकि वो नेविगेट कर सके मुंबई की तरफ। 6 नवंबर को वो मुंबई की तरफ आते हैं। उन्हें दूर से ही मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देने लगती। अब उन्हें ये डर लगा कि कहीं ये ड्राइवर की वजह से हम फंस ना जाए, इसीलिए उन्होंने इसको भी मार दिया और साइड में रखा। इसके बाद अब ये लोग, जो 10 बच्चे हैं, इन्होंने जो शिप को पार किया था वो जगह वॉज वेल प्लान, क्योंकि वहाँ थोड़ी दूर निकले तो मेन रोड मिलती है। वहाँ मेन रोड से वो लोग अपने टारगेट की तरफ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जा सकते थे। तो इन 10 बच्चों में से 8 बच्चे उतर जाते हैं और 2 बच्चे रुक जाते हैं पर उसी शिप में, क्योंकि ओबराय होटल जो है उनके पीछे की तरफ पड़ता है और वो लोग पूरा फिर के जाने की बजाय अगर शिप से वापस चले गए तो उन्हें रास्ता कम पड़ेगा, इसीलिए वो सोचकर उन्होंने शिप वापस लेकर ओबराय होटल की तरफ गए। अब एक पेड़ जो कि ओबराय होटल की तरफ चला गया, दूसरा पेड़ जो कि नरीमन हाउस की तरफ गया, तीसरा पेड़ टैक्सी करके यूपोर्ट कैफे गया, चौथा पेड़ टैक्सी करके ताजमहल होटल गया, 5वां पेड़ टैक्सी करके सीएसटी स्टेशन जाता है। सीएसटी स्टेशन जा रहा है। जब टैक्सी ली थी तो एक बच्चा सामने बैठ गया था और दूसरा बच्चा पीछे बैठ गया था। तो सामने जो बच्चा बैठ गया था उसने
ड्राइवर से बात करके उसे उलझा दिया एंड तभी पीछे जो बच्चा बैठा था उसने बॉम्ब में टाइमर सेट कर दिया 1 hour 15 minutes। बात जैसे ही वो लोग उतर गए वो टैक्सी आगे निकल गई। आगे निकलने के बाद कुछ दूर जाकर वो टैक्सी बूम ब्लास्ट हो जाती। कई सारे मासूमों की जान जाती है, कई सारे लोग इंजर्ड होते हैं ऑन द रोड। अब उसके बाद जैसे ये जो पेयर है ये जब सीएससी स्टेशन आता है, आने के बाद देखते ही वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, क्योंकि जो सीडी जो डीवीडी जो प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा था उसमें ये देखा था कि बहुत ज़्यादा पब्लिक होगी, पर जैसे ही वो लोग प्रैक्टिकली वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे पब्लिक बहुत कम थी। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए, पर फिर भी उन्होंने अपना दिल मार के वॉशरूम ढूंढा। वॉशरूम ढूंढ के अंदर जाकर अपने सारे वेपन्स को रेडी किया। रेडी करके जैसे ही बाहर निकले पागलों लोगों की तरह फायरिंग करने लगे। एक बच्चा ग्रेनेड फेंक रहा था, एक बच्चा फायरिंग कर रहा था सबके ऊपर। जो विक्टिम्स वहाँ से बच कर बाहर निकले थे उन्होंने कहा कि वो लोग ऐसे फायरिंग करते, वो पागलों की तरह फायरिंग कर रहे थे, पागलों की तरह हंस रहे थे जैसे कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहे थे। इस तरह वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब जैसे ही वहाँ पे फायरिंग हो गई, कई सारे लोगों की जान जा चुकी थी। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आ गई। जैसे ही वहाँ पे पुलिस आई, इन्हें ये भी पता था कि पुलिस के पास जो लोकल पुलिस होती है उनके पास वेल एडवांस्ड वेपन्स नहीं होते। टेररिस्ट का पेयर था, ये कॉन्फिडेंटली उनसे मुकाबला करता है। मुकाबला करते करते उन्हें भी वो लोग भी शहीद हो जाते। उसके बाद सारे सीएससी स्टेशन को तबाह करने के बाद ये लोग निकल जाते। पुलिस वाले उनके पीछे पड़ते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस वाले उनके पीछे पड़े, वो लोग बाजू ही हॉस्पिटल में देखते हैं और हॉस्पिटल चले आते हैं। वहाँ से वो लोग ओपन फायरिंग शुरू करते हैं पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर। लकीली हॉस्पिटल जो है वो कम्प्लीटली सील था, अंदर से कम्प्लीटली पैक था। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट पर सील कर दिया, तो सेफली एंड लकीली नो वन वाज इंजर्ड इन द हॉस्पिटल। उसके बाद वो जो पेयर था वहाँ से निकल गया तो देखा कि एक कार आ रही थी, उसमें एक फैमिली थी, तो इन्होंने गन पॉइंट पर रख के उस फैमिली को कार से निकाल दिया एंड वहाँ से निकल गए। लकीली उन्होंने फैमिली को शूट नहीं किया टेंशन में। पुलिस ने सारे रोड्स को ऊपर बैरियर्स लगा दिया एंड सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि बैरियर्स लगे थे तो बाजू डिवाइडर के ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश की, पर गाड़ी वहीं पे अटक गई। अब गाड़ी अटकने के बाद जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स नज़दीक आए फिर ये जो पेयर था इन्होंने फिर वापस फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने फिर फायरिंग शुरू की एंड वहाँ पे एक बच्चा मर गया था और एक को अरेस्ट कर लिया। ये था एक पेयर। और एक पेयर, तो बाकी के 4 पेयर्स थे, ये भी अपने अपने टास्क को टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे। जो कि टैक्सी करके लियोपोल्ड कैफे जा रहा था, वो भी सेम प्लान फॉलो कर रहे। टैक्सी के अंदर एक आदमी ड्राइवर से बात करके उसे उलझा रहा था एंड दूसरा आदमी पीछे बैठकर बॉम्ब में टाइमर लगा रहा था 1 hour 15 minutes एंड लगाकर ड्राइवर की सीट से लगा था। अब जैसे ही वो लोग लियोपोल्ड कैफे में उतर गए, टैक्सी निकल गई। निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद टैक्सी ब्लास्ट हो जाती है। टैक्सी के अंदर के ड्राइवर और 2 पैसेंजर की जान चली जाती है एंड रोड पे 19 मेंबर्स सीरियसली इंजर्ड होते हैं। उसके बाद जैसे ये लोग लियोपोल्ड कैफे में आते हैं, वहाँ पे आकर ये अंधाधुंध फायरिंग करते हैं सबके ऊपर फायरिंग करते हैं, सबके ऊपर ग्रेनेड्स फेंकते हैं। तो इस तरह लियोपोल्ड कैफे के अंदर 11 मेंबर्स की जान जाती है, 28 मेंबर्स फिर सीरियसली इंजर्ड। अब जिस पेयर ने लियोपोल्ड कैफे पे अटैक किया था उस पेयर को ताज होटल जाना था, तो उसने लियोपोल्ड कैफे छोड़कर वहाँ से ताज होटल की तरफ चले गए। ताज होटल के अंदर जाते ही उन्होंने लॉबी में जाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसी टाइम पे अडानी एक अपनी मीटिंग कंप्लीट करके डिनर करके वहाँ से निकल रहे थे, तभी उनकी टीम ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि आपकी सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग अभी बाकी है। और तब उसके जैसे ही उनकी टीम को ये पता चला कि नीचे अटैक हुआ है, अडानी की टीम ने अडानी को पहले बेसमेंट लेके गए, फिर बेसमेंट से किचन, फिर किचन से सेफली बाहर लेके चले गए, उन्हें रेस्क्यू कर। अब उसके बाद जैसे ये जो 2 लोग अंदर आ गए, ओपन फायरिंग शुरू कर दी। एक ग्रेनेड फेंक रहा था, एक ओपन फायरिंग कर रहा था। कई सारे मैगजीन्स खाली हो चुके। इन्होंने वीआईपी सेक्शन के लिए ट्राई किया एंड ये सोचा कि क्यों ना नेगोशिएशन करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, पर उन्हें प्रेजेंटली उस टाइम पे कोई वीआईपी मिलता नहीं। एंड उसी टाइम पे जो ओरिजिनल जो पहले का जो पेयर निकला था ताजमहल होटल के लिए, वो पेयर वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँच कर 4 लोग मिलकर एक रूम 504 को ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्यूपाई करके वहाँ पे ऊपर
ताज होटल को कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताज होटल में आग लगा दी। इस तरह उन्होंने 30 से भी ज्यादा लोगों की जान ली। अब जो दूसरा पेड़ था जो कि नरीमन हाउस के लिए निकला था, अब जैसे कि ये पेड़ नरीमन हाउस के लिए निकला, उसने सीवीएस रोड के ऊपर एक्सप्रेस पेट्रोल पंप के पास एक बॉम्ब लगाया एंड फिर और एक बॉम्ब लगाया नरीमन हाउस के पार्किंग सेंटर। अब नरीमन हाउस में एक जूइश फैमिली रह रही थी एंड उसी टाइम पे उनके पास कोई गेस्ट भी आए हुए थे। टेररिस्ट थे, जब वहाँ पे आ गए तो इन्होंने उस हाउस में जो जितने लोग थे उन सबको हॉस्टेज बना लिया। हॉस्टेज बना के उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएशन शुरू कर दिया। जब कुछ देर बाद कुछ फायदा नहीं दिखा तो इन्होंने इजरायली एजेंसी से भी कांटेक्ट किया, उससे भी बात कर रहे थे, फिर भी वो नेगोशिएशन हुआ। देन उन्हें पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो इन्होंने वो नरीमन हाउस के अंदर भी सभी को मार दिया एंड आसपास वालों को भी सीरियसली इंजोर्ड कर दिया। तो टोटल 9 मेंबर्स वर किल्ड एंड 7 मेंबर्स वर सीरियसली इंजोर्ड। अब बचा लास्ट पेड़ जो कि ओबेरॉय होटल था। अब ओबेरॉय होटल में जो पेड़ चला गया था, वो पेड़ भी जैसे ही वो लॉबी में एंटर करते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग कर दी, उन्होंने ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया, सारे ओबेरॉय होटल को तबाह कर दिया उन्होंने। अब जैसे उन्हें ये पता चला कि पीछे भी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 50-60 मेंबर्स डिनर कर रहे थे, तब ये टेररिस्ट का पैर उस तरफ जाने लगा। उससे पहले ही उस वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में जो बैठे हुए लोग थे उन्हें पता चल गया कि कुछ अटैक हुआ है, क्योंकि गन की फायरिंग, ग्रेनेड्स की आवाज़ आएगी ना कैसे भी। तो इन सारे सेफ एंड सारे एंट्री पॉइंट्स को क्लोज कर दिया। क्लोज करके एग्जिट पॉइंट से निकल गए। जैसे ये पैर रेस्टोरेंट में आया, आकर पूरे डोर्स लॉक थे, तो इन्होंने गन से फायरिंग करके सारे डोर्स तोड़ दिए और अंदर आके देखा तो कोई भी नहीं था। उसके बाद 2 स्टाफ मेंबर्स को लिया एंड उन्होंने उनसे कहा कि हमारे होटल में जो भी अल्कोहलिक आइटम्स है उसको लेकर सारे पर्दों पे, सारे फर्नीचर्स को आग लगा दी। तो एक आदमी इतना डर गया था कि उसके हाथ से तो लाइटर भी नहीं चल रहा। उन्होंने गुस्से में आकर उसे मार दिया एंड दूसरे से कहा कि तुम जलाओ, तो इसने जला दिया। एंड जलाने के बाद इन्होंने पूछा कि तुम्हारे होटल में वीआईपी सेक्शन कहाँ पे है, क्योंकि इन्होंने नेगोशिएशन करना था। तो जैसे इसने समझदारी दिखाई और कहा कि वीआईपी सेक्शन ऊपर के ऊपर है। ये लिफ्ट के अंदर आया और ऊपर भाग गया सेफ। देन इन्हें गुस्सा आया और इन्हें सारे रेस्टोरेंट को तबाह कर दिया, पूरी की पूरी ओबेरॉय होटल को तबाह कर दिया। उसके बाद टोटल 35 मेंबर्स वर किल्ड इन द ओबेरॉय होटल। अब जब 26 नवंबर को रात में 9 बजे अटैक शुरू हुआ, उसके बाद 28 नवंबर को सुबह 7 बजे सर्विस सिक्योरिटी एजेंसीज 28 नवंबर को सुबह 7 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस ने आकर ओबेरॉय होटल में जो भी टेररिस्ट थे उन्हें उनका एनकाउंटर किया और वो जगह को सेफ गार्ड कर दिया। उसके बाद उसी दिन शाम के 8:30 को वो लोग नरीमन हाउस जाकर वहाँ पे जो टेररिस्ट का पैर था उन्हें भी एनकाउंटर करके वो भी सेफ गार्ड कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 9 o'clock को ये लोग ताजमहल पहुंचकर वहाँ पे जो 4 मेंबर्स थे, 2 पेयर ऑफ टेररिस्ट वहाँ पे जो प्रेजेंट थे, उन्हें भी एनकाउंटर करके उन्हें सेफ गार्ड कर दिया। 175 लोगों की जान गई एंड 300 से भी ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए एंड कई सारे ऑफिसर्स शहीद हो चुके। तो ये था पूरा का पूरा प्लान ऑफ 26/11। इसकी शुरुआत से लेकर इसका अंत, इसकी ट्रेनिंग से लेकर इसका रिजल्ट, हर एक चीज को डिटेलली एक्सप्लेन किया है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट विद द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। That's all for today. This is Hanif signing off.